Hello students. So the next topic as per your syllabus is the theorem of conservation of mechanical energy. What is mechanical energy? Mechanical energy means the sum of kinetic energy plus में potential energy. Mechanical energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. So before this topic we have already discussed the theorem of conservation of linear momentum of a system of a particle and the theorem of conservation of angular momentum of a system of a particle. In this case we will study the theorem of conservation of mechanical energy of a system of a particle. What do you mean by system of a particle? The system of particles means we have many particles and these particles we are considering together, that is known as a system. For example, in this case we have a Cartesian coordinate x-axis, y-axis and z-axis, and we have many particles, suppose like this: particle 1, particle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 particles in this system. So every particle is having a different position, they are having a different kinetic energy and they are having a different potential energy. So in this case we will study how the total kinetic energy and potential energy of the system, of the whole system, will be conserved. That means the total kinetic energy of the system will remains constant when we will apply some forces upon some conditions. So in this case we have considered a group of particles: particle 1, particle 2, particle 3, particle 4, 5, 6, 7, 8. They are having different positions, and these the position is denoted by their position vector. This one is r1. Suppose we have considered this particle, इस पार्टिकल को हमने क्या माना हुआ है? पार्टिकल 1, और इस पार्टिकल को क्या माना हुआ है? पार्टिकल 2. सो जो पार्टिकल 1 की पोजीशन जो वेक्टर बताएगा उसको सेंटर से उसे क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर r1. पार्टिकल 2 की जो पोजीशन बताएगा उसे क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर r2. ठीक है. अब इस केस में क्या होगा? इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा और दो तरह की फोर्सेस होंगी अब इस सिस्टम के ऊपर, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स प्लस में इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है? कि हम बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स कैसे हो सकता है? मैकेनिकल फोर्स हो सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, कोई किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है. तो वो डिस्कस करेंगे हम इस केस में कि इस केस में हम कौन सा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. बट इसके केस में, इससे पहले हमने जो लेक्चर अटेंड किए थे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के केस में, हमने क्या कंसीडर किया था कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 0 थी. बट इस केस में क्या होगा? हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 ना होके हम कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो कंसीडर कर सकते हैं जिस केस में भी हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स 0 ना होके कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं नेचर में जिनके अंदर कि अगर वो फोर्सेस किसी सिस्टम के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में भी उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी even after applying some forces. But before this was not the real case. Okay, so external force in this case will not be equal to 0. ये तो होगी एक्सटर्नल फोर्स की बात. अब बात आती है इंटरनल फोर्स की. इंटरनल फोर्स कौन सा है? इंटरनल फोर्स मतलब कि जो पार्टिकल 1 के ऊपर इन पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पार्टिकल 8, ये डिफरेंट पार्टिकल्स की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे. मतलब कि इंटरनली ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे. तो ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे. तो इसमें हम क्या मतलब ब्रीफ में बता देता हूं. इसमें क्या करेंगे हम कि इन पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स स्टडी करेंगे, इंटरनल फोर्स स्टडी करेंगे कि इनके ऊपर इंटरनल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, उनका सम करेंगे तो टोटल इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा. उनको हम क्या करेंगे? उनको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लास्ट में देखेंगे कि उसमें कितना चेंज आया. मतलब कि इसकी इनिशियल कंडीशन में
बिफोर अप्लाइंग दिस फोर्स, ठीक है, और आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स। इसकी मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे सपोज ये सिस्टम जो है ये हमारा पोजीशन 1 पे था बिफोर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, और हमने इस सिस्टम के ऊपर बिफोर, अभी हमारे पास ये सिस्टम, मान लीजिए ये सिस्टम है, ये इस पोजीशन पे फिक्स है, ये होल सिस्टम भी इस पोजीशन पे फिक्स है और इसके इंटरनल पार्टिकल्स भी अब अपनी पोजीशन पे फिक्स है, वो वैल्यूज चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या किया, अप्लाई किया। अब वो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे भी लगेगा और इस पार्टिकल पे भी लगेगा, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू फिक्स है, मतलब मान लीजिए हम वो ये फर्स्ट पोजीशन पे था, ठीक है, ये सिस्टम फर्स्ट पोजीशन पे बिफोर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, और अब हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया। अब ये सिस्टम क्या होगा, ये मूव करके सेकंड स्टेट में चला गया, मतलब कि ये सिस्टम यहां से मूव करके सपोज कीजिए यहां पे आ गया, यही सिस्टम, द सेम सिस्टम यहां से मूव करके यहां पे आ गया। तो ये कौन सी इसकी पहली स्टेट थी, स्टेट फर्स्ट, ये कौन सी स्टेट होगी, स्टेट सेकंड। सो हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर कि इस स्टेट में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी T1 प्लस V1, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है T1, पोटेंशियल एनर्जी क्या है V1, ठीक है। इनिशियल स्टेट में क्या होगी, इसका सम क्या होगा, और फाइनल स्टेट में जब हमने इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद जब इस सिस्टम ने अपनी पोजीशन चेंज की, अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज की, पोटेंशियल एनर्जी चेंज की, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे फाइनल स्टेट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक, उस समय उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, T1 T2 V2। अब इस स्टेट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी T2 V2, ठीक है। ये तो अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, ये चेक करेंगे कि इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या वेरिएशन आई, ठीक है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या वेरिएशन आई। सिंस हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब क्या है कि T1 प्लस V1 विल बी इक्वल टू T2 प्लस V2। ये क्या होगी, ये कांस्टेंट ही रहेंगी। जो इनिशियल स्टेट में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी, वो फाइनल स्टेट में भी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, फिक्स ही रहेगी, ठीक है। ये हम इसमें चेक करेंगे, मतलब ब्रीफ एक ओवरव्यू मैंने इसका बताया है कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। हम इसके फोर्सेस को क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फोर्सेस को किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क डन में, ठीक है। फोर्सेस की वजह से इसमें वर्क डन क्या होगा, वर्क डन को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसके फोर्सेस को किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क डन में, और वर्क डन को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में। इन फोर्सेस से हमने कितना वर्क डन किया और वो वर्क डन कितना, उसने कितनी एनर्जी हमारी चेंज की, यही तो हमें निकालना है कि हमारे एनर्जी में कितना चेंज आया। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास फोर्स, कि हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो हमारी एनर्जी में चेंज कितना आएगा, हमें ये चीज हमें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से हमारे उस सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अभी इससे पहले जब लीनियर मोमेंटम के केस में और एंगुलर मोमेंटम के केस में हमने इस फोर्स को क्या किया था, कंसीडर जीरो, कि हम कोई सिस्टम पे फोर्स लगा ही नहीं रहे थे, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम क्या थे, फिक्स थे। बट इस केस में क्या होगा, हमारे पास कुछ सर्टेन फोर्सेस हैं, नेचर में कुछ फोर्सेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनको अगर हम किसी भी सिस्टम पे अप्लाई करें उसके बावजूद भी उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो इस केस में फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, हम कुछ फोर्सेस अप्लाई करेंगे उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट एनर्जी विल बी कंजर्व। सो वो कैसे निकालेंगे हम, पहले फोर्सेस को हम वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, वर्क डन को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे हमारी एनर्जी की स्टेट क्या है, कि एनर्जी हमारी चेंज हुई या नहीं हुई, ठीक है। सो अभी के लिए हम सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। देखिए, द थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम आर
कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मींस, अभी इसको देखते हैं, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहले नोट करने की क्या चीज है, इट स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहली चीज और कि अगर हम सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लगाएंगे तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। जिन फोर्सेस की हम बात कर रहे थे अभी कि हम नेचर में हम बात कर रहे हैं अवेलेबल होते हैं, मतलब टाइप के तो फोर्सेस काफी हैं, बट हम फोर्सेस को दो टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जब हम कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें और वो बॉडी कुछ वर्क डन करे, ठीक है। हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, मान लीजिए ये ds डिस्प्लेसमेंट अप्लाई की, ठीक है। हमने किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया F, ठीक, और उस बॉडी ने, मान लीजिए ये बॉडी 1 है, इसने कोई, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन 1 से 2 पे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, F डॉट ds। वर्क डन हमें पता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, किसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की। अगर ये डिस्प्लेसमेंट और ये वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब कि चाहे ये बॉडी यहां से ऐसे घूम के आए, चाहे यहां से ऐसे घूम के आए, या यहां से जाए, या यहां से ऐसे जाए, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा। इन चारों केस में वर्क डन क्या होगा हमारा, बराबर होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। सो ये क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक। रास्ते किस पाथ से वो चीज चल के आई है, ठीक है, उसका वर्क डन पे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक, फर्क नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर पाथ डिपेंडेंट, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होंगे, इन चारों पाथ के लिए इनका वर्क डन अलग अलग होगा। इस केस में क्या होगा, इन चारों का वर्क डन बराबर होगा, W इसके लिए भी W ही होगा, इसके लिए भी W ही होगा, इसके लिए भी W, इसके लिए भी W। बट इस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में W1, W2, W3, W4 चारों वर्क डन अलग अलग होंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, नॉन के केस में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होंगे, ये डिपेंडेंट होते हैं, ये फोर्सेस क्या है आपस में, मतलब पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसके एग्जांपल, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। पहला एग्जांपल जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है और काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में वर्क डन कर रही है तो उसके वर्क डन के लिए वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, उसका वर्क डन क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस पाथ को फॉलो करती हुई आई है, ठीक है, उसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट ही होगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं,
ठीक है। ऐसे ही हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन, अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी को इवन ग्रेविटी से भी, अब अगर हम किसी भी बॉडी को गिरा रहे हैं और इस पाथ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, इस पाथ में क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इस पाथ में क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, इस पाथ में क्या होगा, फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, इस पाथ में भी फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जब फ्रिक्शनल फोर्सेज इसमें क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, तो वर्क डन क्या होगा, डिफरेंट वर्क डन होगा इस केस में। ठीक है, तो ये केस था हमारा, हमने डिस्कस किया कंजर्वेटिव फोर्सेज। सो अगर किसी भी फ्री फॉल बॉडी, कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंडर के कंट्रोल में फॉल कर रही है, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारी बॉडी, हमारे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, हमेशा कंजर्व ही रहेगी। सो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में कैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या कहते हैं, कांस्टेंट रहेगी, मतलब। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, अभी एक पेंडुलम है। तो पेंडुलम के केस में हमारे पास इसके ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, अभी ये अगर मान लो फ्री फॉल कर रहा है, इसको हमने यहाँ पे ले जाके इस पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिया, इस पोजीशन पे हमने ले जाके इसको पकड़ के छोड़ दिया। तो अब इस पेंडुलम के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर ड्रैग को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं कि एयर की वजह से इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से ये क्या होगा, डाउन आएगा। अब इस पोजीशन पे इस बॉडी के पास क्या है, यहाँ पे स्टेबल है, मतलब फिक्स है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। और इस समय इस पोजीशन पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि कितनी वो हाइट पे है, तो इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये बॉडी टाइम के साथ नीचे ट्रेवल करना शुरू होगी, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी इसको क्या करेगी, पुल करेगी डाउनवर्ड, उसको क्या करेगी, नीचे की तरफ पुल करेगी। तो पुल करने से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अब मान लो ये थोड़ी देर बाद इस पोजीशन पे ये पहुंच गया, हमारे पास ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक, ये हमारे पास इस पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन पे इसकी हाइट मान लीजिए 3 मीटर थी, इस पोजीशन पे इसकी हाइट 2 मीटर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे इसकी हाइट 3 मीटर थी, अभी यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, mgh। ठीक है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h की वैल्यू 3 मीटर रख लेंगे। अभी इसकी यहाँ पे केस में क्या होगा, mgh। ठीक है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h की जगह 2 रख देंगे। तो ये वैल्यू, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जो इसने लूज की वो कहाँ गेन हुई, वो कहाँ गई, अगर हमें सिस्टम को कांस्टेंट रखना है तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इसकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में। सो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने लूज की उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू थी फिक्स, वो यहाँ पे भी क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी की भी कुछ वैल्यू है, दोनों की यहाँ पे क्या है, कुछ फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसने गेन की। सो ये वैल्यू इसकी टोटल एनर्जी प्लस में इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी।
ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लो होगी, बट इस जगह इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, मैक्सिमम। यहाँ पे भी सेम रहेगी, फिक्स, मतलब अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो वो इस जगह जो सम किया, इस जगह जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स रहेगी। अब वो बॉल क्या करेगी, इधर में वो ट्रेवल करेगी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेवल किया, यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो गई। दोनों का सम करेंगे क्या होगा हमारे पास, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का सम करने के बाद जितनी यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी थी, जितनी यहाँ पे टोटल एनर्जी थी, जितनी यहाँ पे टोटल इतनी ही होगी। अब यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम प्लस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, दैट इज जीरो। यहाँ पे आके वो रुक जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बॉडी यहाँ पे आके ये रुक जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका भी सम क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से देखिए, इस एग्जांपल में इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, मतलब कि फिक्स है। यहाँ पे भी उसकी टोटल एनर्जी उतनी ही है, यहाँ पे भी उतनी ही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर 5 स्टेट में सेम काइनेटिक एनर्जी है, और हर स्टेट में उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स ही रहेगी, मतलब नहीं काइनेटिक नहीं, टोटल एनर्जी उसकी फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब इस केस में क्या है, हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, एंगुलर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम के केस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नहीं था। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तब वो कंजर्व रहते थे। बट इन दिस केस हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल है, हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल होने के बावजूद भी हमारे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये इट स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जिन फोर्सेस से जब हम वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, वो पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, और इनको स्केलर फंक्शन से भी डिराइव कर सकते हैं, कोई भी स्केलर फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल की क्वांटिटी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इन फंक्शंस को हम, कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम पोटेंशियल फंक्शन से भी डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कि दे कैन बी डेरिवेबल फ्रॉम ए स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ये भी हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, एंड इफ द, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एंड if the internal forces are central, if internal forces are central force, कि अगर इंटरनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स मतलब कि वो स्ट्रिक्टली कौन से लॉ ओबे करते हैं, ओबे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मींस कि अगर पार्टिकल 1 के ऊपर पार्टिकल 2, अगर पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के ऊपर कोई सर्टेन फोर्स लगा रहा है, तो पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 के ऊपर भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो पार्टिकल 1 अगर पार्टिकल 2 के ऊपर F12 फोर्स लगा रहा है, तो पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 के ऊपर F21 फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और जिनकी वैल्यू दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, बट डायरेक्शंस क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। ओबे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, देन द टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। इस केस में क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करती है, अगर फोर्स इज कंजर्वेटिव है, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो ये सिस्टम को ये कंजर्वेशन थ्योरम, मतलब कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं करेगा।
ये कब करेगा? जब फोर्सेस कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव के केस में फॉलो नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब हमारे पास फोर्सेस कंजर्वेटिव है। दूसरा, जब हमारे पास इंटरनल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक। तीसरा, ये दो कंडीशन जब फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, मतलब कि इन सभी एन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी। अब इसके बाद डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं।